हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने शुरुआत कर दी थी जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हमने आर्य संस्कृति के बारे में पढ़ा था, यानी जो वैदिक संस्कृति उसके बारे में पढ़ा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो इसका पॉइंट नंबर 6 है भूमिगत निवास, उसके बारे में पढ़ते हैं। भूमिगत निवास का मतलब होता है अंडरग्राउंड, कैसे वो मकान बनाकर रहा करते थे उसके बारे में। राइट फ्रेंड्स, आर्य संस्कृति में भूमिगत निवास का उल्लेख भी किया जा सकता है, यानी आर्य संस्कृति में भूमिगत निवास भी मिले हैं। शायद ऐसा ठंड के कारण हुआ होगा। अब उन्होंने भूमिगत निवास इसलिए बनाए क्योंकि वो ठंड के मौसम से बचना चाहते थे। अपने आप को ठंड के मौसम से बचाने के लिए उन्होंने भूमिगत निवास जो है वो बनाए होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ईसा पूर्व 450 के आसपास यूक्रेन में घोड़े का उपयोग करने वाले लोग ऊपरी सतह के अलावा अर्ध भूमिगत घरों में रहते थे। मतलब 4500 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में, जो यूक्रेन है, जिस यूक्रेन पर आज रूस ने आक्रमण किया, उस यूक्रेन में ऐसे अवशेष मिले हैं कि जो घोड़े का उपयोग करने वाले व्यक्ति वो भूमि पर तो रहते ही रहते थे, साथ ही भूमि के अंदर भी जो है वो निवास बनाकर रहते थे। ऐसे प्रमाण अपने को यूक्रेन में जो है वह मिले हैं। पूर्व की ओर बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि भूमिगत निवास यूराल वोल्गा क्षेत्र में ईसा पूर्व 4वीं और 3री सहस्त्राब्दी में और मध्य एशिया के एंड्रोनोवा संस्कृति में ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी में शुरू हुआ। मतलब 4500 ईसा पूर्व जब यूक्रेन के लोग भूमिगत निवास में रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में आए, हम 2री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में आए, तो हम पाते हैं कि जो भूमिगत निवास की जो ये स्पेशलिटी, जो विशेषता थी, वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये भारतीय उपमहाद्वीप में भी फैल गई, है ना। तो यानी भूमिगत निवास जो थे वो कौन लोग बना के रहते थे? जो यूरोप के लोग थे, है ना, जो यूक्रेन के लोग थे, रहते थे। पर धीरे धीरे जो भूमिगत निवास की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ फैलती गई और वो भारतीय उपमहाद्वीप तक फैल गई। सोचो, है ना। फिर अफगानिस्तान आई होगी, अफगानिस्तान यानी पहले ईरान आई होगी, ईरान से इराक, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैली, फिर धीरे धीरे ये भारत के पूर्वी भाग की तरफ फैलती गई। संभवतः यह भी है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित और फलीभूत हुई होगी। जब मृतकों को दफनाया जाता था, उस दफनाने के दौरान वो किस में दफनाते थे? भूमि में दफनाते थे। उस कारण भी ये हो सकता है कि भूमिगत दफनाने के आधार पर भी जो है भूमिगत निवास की परंपरा जो है धीरे धीरे स्टार्ट हुई होगी। ईसा पूर्व 1500 के आसपास स्वाद घाटी के कुछ गांवों में बड़े भूमिगत निवास के संकेत मिले। मतलब जब ऋग्वैदिक संस्कृति शुरू हुई 1500 के आसपास, जब ऋग्वैदिक संस्कृति, जब वैदिक संस्कृति का काल शुरू हुआ, उस समय हमें जो भूमिगत निवास है उसके जो प्रमाण है वो हमें स्वात घाटी के आसपास के कुछ गांवों में मिलते हैं। मतलब जब वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई उस समय ही जो भूमिगत निवास है उसका जो परंपरा है वो शुरू हो गई थी। कहाँ पर? स्वात घाटी में हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं। कहाँ पर? पाकिस्तान में स्वात घाटी, वहां पर हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं। राइट। इन्हें पलायन से जोड़ा जा सकता है क्योंकि इसके बाद अंतिम संस्कार के पश्चात दफन के भी कुछ सबूत मिले हैं। मतलब ये जो भूमिगत घर बनाते थे ना, उसको हम पलायन से भी जोड़ सकते थे कि लोग जो है वो पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आते थे, है ना। जब भारत की तरफ आते थे तो वो किसी स्थान पर क्या रुकते थे? जहाँ वो रुकते थे वहाँ पर भूमिगत निवास बनाते थे और कुछ समय तक वहाँ रुकते थे। और रुकने के दौरान जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो उस सदस्य को क्या करते थे? उस भूमिगत निवास में ही वो क्या कर देते थे? दफना देते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो भूमिगत निवास है वो पलायन से भी जुड़े हो। जो भूमिगत निवास है वो किसी न किसी रूप में पलायन से भी किसी न किसी रूप में जुड़े हो, ऐसा हम अनुमान या फिर लगा सकते हैं। राइट। कश्मीर में श्रीनगर के पास बुर्ज होम तथा हरियाणा में भूमिगत रहवास प्रचलित है। भूमिगत निवास का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है। कौन सा एग्जाम्पल? याद रखना है दोस्तों। कौन सा? कश्मीर में जो श्रीनगर है, कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पर एक स्थान है बुर्ज होम। बुर्ज होम, बुर्ज होम पर भूमिगत जो निवास है उसके प्रमाण अपने को मिले हैं। तो इस चीज को हाईलाइट कर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट
है कि भूमिगत निवास के जो अपने को प्रमाण मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, वो कहाँ मिले हैं? कश्मीर के बुर्ज होम में। और हरियाणा में भी अपने को ये प्रमाण मिले हैं। यह कश्मीर की सीमाओं पर मध्य एशिया के प्रभाव के कारण हो सकता है। मतलब ये जो कश्मीर में भूमिगत निवास है, बुर्ज होम है, ऐसा कहते हैं कि इतिहासकार ये जो बुर्ज होम भूमिगत निवास है वो जो है किसी न किसी रूप में जो मध्य एशिया है वहाँ से ये कश्मीर की तरफ आगे आया होगा, है ना। ये जो बुर्ज होम है वहाँ पर जहाँ पर हमें भूमिगत निवास के प्रमाण मिले हैं, ये जो भूमिगत निवास की जो परंपरा है, जो विशेषता है, वो जो मध्य एशिया से भारत की तरफ आई होगी, ऐसा जो इतिहासकार कहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो भूमिगत निवास है वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? मध्य एशिया में विकसित हुआ, यूक्रेन में विकसित हुआ, है ना, ईरान इराक में विकसित हुआ। उसके बाद जो ये भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आगे बढ़ा। राइट दोस्तों, उसके बाद एक और पॉइंट है इसी अध्याय का, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? पॉइंट नंबर 7 कहता है भोजपत्र के बारे में। किसके बारे में? भोजपत्र के बारे में। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। एक स्पेशल टाइप का पेड़ होता है, उसे भोज वृक्ष कहते हैं। उस भोज वृक्ष की छाल का मतलब होता है उस भोज वृक्ष का जो तना होता है, उस तने के सूखे हुए भाग को, जो भोजपत्र होता है, वो एक स्पेशल टाइप का वृक्ष जो होता है उसके तने के सूखे हुए भाग को यूज करते हैं कुछ लिखने के लिए। इसे कहते हैं भोजपत्र, है ना। अब इस वृक्ष का ही क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इस वृक्ष पर जो है वो जीव जानवर को जो अटैक होता है वो इतना आसानी से नहीं होता है। लंबे समय तक इस वृक्ष का जो तना होता है वो सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए इस वृक्ष का जो तना है वो भोजपत्र के रूप में यूज किया जाता था। तो इसे भोजपत्र के बारे में इसमें बताया गया है। राइट, भूमिगत घरों के साथ साथ भोजपत्र की लकड़ी का उपयोग आर्यों की विशेषता रही है। मतलब आर्य जो है वो इन भोजपत्रों का भी यूज करते थे। ऐसा हमें जो भूमिगत घर है उनके साथ साथ इनके संकेत भी मिले हैं। भोजपत्र को संस्कृत में बुर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था भोजपत्र को संस्कृत में? बुर्ज कहा जाता था इन भोजपत्रों को संस्कृत में। और भारोपीय भाषाओं में इसके 6 पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब भारोपीय भाषाओं में इस भोजपत्र के 6 शब्द और मिले हैं, पर्यायवाची शब्द। भोजपत्रों के पेड़ यूक्रेन सहित यूरेशिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में पाए जाते हैं। मैंने बताया ना, एक विशेष प्रकार के पेड़ से ये प्राप्त किया जाता है। और ये जो पेड़ है वो यूक्रेन, यूरेशिया, इन क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके प्राचीन अवशेष आंद्रोनोवन की बसावटों में देखने को मिलते हैं, जहां इसका उपयोग पाइन और देवदार के साथ ढांचों के निर्माण में किया जाता था। मतलब ये जो भोजपत्र के वृक्ष हैं उसके अवशेष जो हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, उन स्थानों के नाम जो है इसमें बताए गए हैं। यानी ये ज़्यादातर स्थान जो है वो यूरेशिया और यूक्रेन के आसपास के स्थान, यूरोप के जो स्थान है वो हैं। विशेष रूप से भूमिगत घरों को भोजपत्रों से ढका जाता था। मतलब जो भूमिगत घर होते थे, मैंने जिसके बारे में आपको पहले बताया था, भूमिगत घर मतलब होता है जो अंडरग्राउंड घर होते थे, उनको जब ढका जाता था वो किसके सहायता से ढका जाता था? भोजपत्रों की सहायता से। जो भोजपत्र के तने होते थे उनकी सहायता से इनको ढका जाता था, है ना। मध्ययुगीन भारत में कई पांडुलिपियां भोजपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर लिखी गई थी। मतलब ये जो भोजपत्र है उसकी पत्तियां जो होती थी, ऐसी बड़ी बड़ी साइज की जो पत्तियां होती थी, उन पत्तियों पर जो है वो अभिलेख जो है वो लिखे गए थे भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय में। तो ये भोजपत्र जो है कितना महत्वपूर्ण वृक्ष था उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि इस भोजपत्रों को भूमिगत घर जो होते थे उनको ढकने के लिए, जो लकड़ी की अलग अलग संरचनाएं होती है उसे बनाने के लिए इन भोजपत्रों का उपयोग जो है वो उस समय के लोग करते थे। राइट, अब इसी अध्याय का जो 8वां पॉइंट है वो है अंतिम संस्कार। यानी कि जो वैदिक कालीन संस्कृति थी, जो ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति थी, उसके जो लोग थे, यानी जो वैदिक कालीन संस्कृति जो थी वहाँ के जो लोग हैं वो मृत्यु के बाद व्यक्ति का अंतिम संस्कार कैसे करते थे वो इस बिंदु में बताया गया है। राइट, गौरों के उपयोग की तरह अंतिम संस्कार भी आर्यों की एक विशेषता के रूप में विकसित हुआ। मतलब अंतिम संस्कार के आर्यों की, यानी अंतिम संस्कार वो कैसे करते थे, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है किसकी? आर्यों की। यानी जो अंतिम संस्कार जो जिस व्यक्ति का किया जाता था वो जो विशेषता है वो आर्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
इसका प्रचलन वैदिक अवस्थेयन तथा होमर ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। मतलब कैसे जो वैदिक लोग थे वो मृत्यु के बाद व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करते थे, इसका उल्लेख वैदिक ग्रंथों, ऋग्वेदिक ग्रंथों में, और जो जेंदा अवेस्ता है, जेंदा अवेस्ता जो ग्रंथ है उसमें, और जो होमर के ग्रंथ है, इन ग्रंथों में अपने को देखने को मिलता है, या फिर इन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो वैदिक ग्रंथ के, वैदिक सभ्यता के लोग थे वो व्यक्ति का अंतिम संस्कार कैसे करते थे, राइट। लेकिन यह विकसित हड़प्पा संस्कृति की विशेषता नहीं है। मतलब अंतिम संस्कार जो है वो विकसित हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। मतलब विकसित हड़प्पा सभ्यता में लोगों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था ये वहाँ पर उल्लेख नहीं है। मतलब अंतिम संस्कार लोगों का कैसे किया जाए वो इतना महत्वपूर्ण बिंदु नहीं था हड़प्पा संस्कृति के जो विकसित काल था उसमें। लेकिन लोगों का संस्कार कैसे किया जाए, अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, वो जो है महत्वपूर्ण विशेषता और महत्वपूर्ण बिंदु था जो वैदिक ग्रंथ के लोग थे उनके लिए, राइट। जैसे घोड़े का महत्वपूर्ण ताकने का था स्थान, वैसे ही अंतिम संस्कार का भी जो वैदिक कालीन लोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान था, राइट। हड़प्पा के लोग दफनाने का काम करते थे। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे वो जो अंतिम संस्कार किस रूप में करते थे, दफना के करते थे, यानी उस व्यक्ति के शव को दफना देते थे। बाद के दौर में इस प्रक्रिया में बदलाव आया। मतलब बाद के दौर में जो दफनाने की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव आया। हमने पहले भी पढ़ा था कि हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे किसी विशेष भूमि पर कब्रिस्तान नहीं बनाते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग लोगों को कहाँ दफनाते थे, उनके घरों में जो बरामदे होते थे, उनके घर में जो आंगन होते थे, उन्हीं आंगन में अक्सर लोगों को जो है वो दफना दिया जाता था, है ना। वो स्पेशल भूमि पर कब्रिस्तान का इस्तेमाल नहीं करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए जो था वो अंतिम संस्कार इतना महत्वपूर्ण नहीं था। वो मनुष्यों को जो घर के आंगन में ही दफना देते थे। लेकिन आगे आगे हम पढ़ेंगे कि जो लोग हैं वो स्पेशल लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान का उपयोग करेंगे। किसका, कब्रिस्तान का उपयोग करेंगे। मतलब एक स्थान पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उन लोगों के अंतिम संस्कार के लिए एक स्पेशल भूमि जो थी वो आवंटन की जाएगी उन लोगों के द्वारा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लोगों का अंतिम संस्कार घर के आंगन में ही जो है वो किया जाता था, राइट। कब्रिस्तान एच में बर्तननुमा कब्र से इसकी जानकारी मिलती है, जिसके तहत दफन किए गए बर्तनों में जली हुई हड्डियों के ढेर भी मिले हैं। मतलब एक कब्रिस्तान एच टाइप की आकृति है, उसमें अपने को जो अंतिम संस्कार के समय व्यक्तियों की हड्डियां हैं उनके साथ जो बर्तन है उस व्यक्ति के द्वारा जो यूज़ किए जाते बर्तन है ना, वो भी अपने को इस अंतिम संस्कार की जो कब्र है उनमें अपने को मिले हैं, राइट। एच टाइप के कब्रिस्तान मतलब उस समय के कब्रिस्तान को उन्होंने स्पेशलिटी बताने के लिए उन्होंने उस कहा है कि कब्रिस्तान एच। मतलब ये समझ लो कि इस सभ्यता के, वैदिक सभ्यता के दौरान जो हमें कब्रिस्तान मिले हैं उस कब्रिस्तान को इंगित करने के लिए यहाँ पर कब्रिस्तान एच शब्द का यूज उन्होंने पुरातत्वविद या इतिहासकारों ने किया है, राइट। गुजरात में हड़प्पा संस्कृति के विस्तारित क्षेत्र में कई जगहों पर शवों के अंतिम संस्कार के बाद दफनाने के सबूत मिले हैं, लेकिन इसके समय काल का ठीक ठाक पता लगाना मुश्किल है। मतलब जो गुजरात में जो हड़प्पा संस्कृति उस समय फैली हुई थी वहां पर हमें ऐसे प्रमाण मिले हैं कि लोग जो है वो लोगों का कैसे जो अंतिम संस्कार करते थे, कैसे वो उन्हें दफनाते थे, इसके हमें प्रमाण मिले हैं। लेकिन हम इसके बारे में ठीक ठाक से पता जो है यानी जो ठोस सबूत है वो अपने को नहीं मिले हैं, राइट। अतः सुर कोतड़ा जो कि गुजरात में हमें मिले सबूत संदेहपूर्ण है। मतलब उस पर संदेह है। कालानुक्रमिक स्थिति को ध्यान से रखते हुए चाहे हम कितना भी उदार दृष्टिकोण अपना ले, किसी भी तरह से यह ईसा पूर्व 2000 से पहले तक का नहीं हो सकता है। मतलब ये जो दफनाने की प्रक्रिया है वो ईसा पूर्व 2000 से पहले फॉलो नहीं की जाती थी, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया गया है, राइट। पहले जो है व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो था किया जाता था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, है ना। 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है व्यक्तियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए वो एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो बन गई धीरे धीरे, राइट। यह वह काल था जहां से उत्तर शहरी चरण की शुरुआत के संकेत मिलते हैं। इसका श्रेय बाहरी क्षेत्रों के संपर्क में आने को दिया जा सकता है जहां यह बहुत पहले शुरू हो चुका था। मतलब ये कहते हैं कि जो विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें जो अंतिम संस्कार है ना, जो अंतिम संस्कार है यानी राइट,
जो विकसित हड़प्पा कालीन संस्कृति थी उसमें जो अंतिम संस्कार है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बाद की जो सभ्यता थी, जो वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो अंतिम संस्कार है वो महत्वपूर्ण बन गया। अब वैदिक सभ्यता में ये महत्वपूर्ण क्यों बन गया कि विज्ञान यानी जो इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि जो वैदिक सभ्यता में जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी, जो कैसे फॉलो किया जाता था अंतिम संस्कार, वो जो चीज़ है वो कहाँ से आई है, विदेशों से आई है। जब विदेशी जो आर्य थे जो भारत की भूमि पर आए, वहाँ से जो ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, अंतिम संस्कार की जो विशेषता है, वो भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी वैदिक काल के आने के समय। मतलब जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी ना, वो हड़प्पा समय के समय में जो है वो जो ईरान, इराक और जो यूरोप की जो संस्कृति आई उस समय मौजूद थी, लेकिन वो भारत में प्रचलित नहीं थी। भारत में ये आई है पश्चिमी एशिया से वैदिक काल के दौरान, राइट। यहाँ पर ये बताया गया है। पक्षियों और जानवरों की जली हुई हड्डियों के आधार पर मानव दाह संस्कार पर बहस करना मुश्किल है। मृतकों के दाह संस्कार का अंतिम यानी कि ये बताया गया है कि क्या उस समय लोग जो थे व्यक्तियों को दफनाते थे या जलाते थे, इस बारे में जो थे, यानी दफनाते थे, इसके सबूत तो अपने को मिल गए हैं कि अपने को कब्र मिली है ना, इसके सबूत तो अपने को मिले हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता में लोग जो थे वो लोगों को दफनाते थे अपने घरों के आंगन में। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति में पढ़ेंगे, वहां पर हमें स्पेशल कब्रिस्तान मिलेंगे जहां पर लोगों को दफनाया जाता था, राइट। लेकिन हमें ये प्रमाण नहीं मिले हैं कि लोगों को उस समय जलाया जाता था या नहीं। हमें पक्षियों तथा पशुओं की जो जली हुई हड्डियां मिली है, लेकिन हम इन जली हुई हड्डियों के आधार पर यह नहीं कह सकते थे या ये नहीं कह सकते हैं कि उस समय जो मनुष्यों का अंतिम संस्कार उनके शव को जलाकर किया जाता था, ये हम नहीं कह सकते, है ना। क्या पता ये जो जली हुई हड्डियां जो पशु पक्षियों की मिली है, क्या पता उस समय जो लोग है जो पशु पक्षियों को उस समय जो मांस के रूप में सेवन करते थे, क्या पता उसकी हड्डियां मिली हो, है ना। ये हो सकता है। यानी इन हड्डियों के आधार पर, पशु पक्षियों की हड्डियों के आधार पर ये नहीं कह सकते हम कि उस समय मनुष्यों का जो अंतिम संस्कार है वो दाह संस्कार किया जाता था, मतलब उन्हें उनके शव को जलाया जाता था, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, राइट। मृतकों के दाह संस्कार का अंतिम का अस्तित्व या सबूत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से है। पुरातात्विक रूप से हॉलैंड, जर्मनी, पूर्वी यूरोप, इराक और मध्य एशिया के कजाकिस्तान में ईसा पूर्व 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व इसके सबूत मिले। वही चीज, यानी जैसे जो कब्रिस्तान के सबूत अपने को पश्चिमी एशिया से मिले, वैसे ही जो दाह संस्कार के सबूत है, दाह संस्कार का मतलब होता है शव को जलाना। दाह संस्कार का मतलब होता है शव को जलाना। तो शव को जलाने के जो सबूत हैं वो भी हमें जो पश्चिमी एशिया के देशों से, जैसे जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, पूर्वी यूरोप हो गया, इराक हो गया, मध्य एशिया का कजाकिस्तान हो गया, वहां से अपने को दाह संस्कार के सबूत जो है वो 5000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व में के मिले हैं। मतलब समझे, यानी कि जो कब्रिस्तान है उसके सबूत भी सबसे पहले अपने को पश्चिमी एशिया से मिले और दाह संस्कार से उसके सबूत भी अपने को पश्चिमी एशिया से मिले, और ये दोनों चीज़ें जो है पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आई। तो अपन ये जो सबूत हैं, ये जो इन सबूतों के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो वैदिक लोग थे वो क्या थे, जो आर्य लोग थे वो क्या थे, बाहरी लोग थे। मतलब वो भारत के नहीं थे, वो बाहर से भारत पर आए थे और भारत पर उन्होंने आक्रमण किया और यहीं पर वो बस गए। तभी तो हमें जो ज़्यादातर चीज़ें मिल रही है वो क्या है, भारत में उत्पन्न नहीं हुई है, वो ज़्यादातर चीज़ें बाहर से भारत में आ रही है। जैसे अंतिम संस्कार भारत में नहीं होता था, दाह संस्कार भारत में नहीं होता था, घोड़े से भारत में जो लोग हैं वो परिचित नहीं थे, रथ से भारत में लोग परिचित नहीं थे, है ना। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है, मध्य एशिया से आ रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि वैदिक लोग जो थे वो बाहरी थे, विदेशी थे, राइट। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि घोड़े का उपयोग करने वालों ने इसे कब और कहाँ अपनाया था, लेकिन ईसा पूर्व 1500 के आसपास यूरोप और एशिया दोनों के अलावा पूर्वी मध्य एशिया में या कि चीनी भूभाग में इस तरह के अभ्यास पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में घोड़ों का उपयोग करने वालों के द्वारा इसकी शुरुआत के सबूत ईसा पूर्व 2री सदी के उत्तरार्ध में स्वात घाटी में मिलते हैं। मतलब घोड़े के सबूत कहाँ कहाँ मिलते हैं वो बताया गया, मैंने पहले भी बताया था आपको। जो स्वात घाटी है, कौन सी घाटी, जो स्वात घाटी का क्षेत्र है, वहाँ पर अपने को घोड़े के जो अवशेष है उसके सबूत अपने को मिले हैं। स्वात क्षेत्र से 500 किलोमीटर दूर ताजिकिस्तान में इसकी शुरुआत ईसा पूर्व 1400 के आसपास हुई। यानी धीरे धीरे ये यूरोप से कहाँ पहुंचा, अफगानिस्तान में पहुंचा, फिर पाकिस्तान में पहुंचा, फिर अपने भारतीय सिंधु घाटी क्षेत्र में पहुंचा, फिर उससे और पूर्व की तरफ ये जो विशेषताएं हैं वो और ये जो चीज़ें हैं वो आगे
बढ़ी। पुरातत्ववेत्ता मॉर्टिमर व्हीलर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों में दाह संस्कार के प्रचलन को खारिज करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में दोनों ही जगह पर क्या नहीं होता था, दाह संस्कार, मतलब शव को नहीं जलाया जाता था, केवल और केवल उसे दफनाया जाता था। और दफनाया भी कहा जाता था, उनके घरों के आंगन में दफनाया जाता था, किसी स्पेशल एरिया में उसको नहीं दफनाया जाता था, राइट। हालांकि यह संभव है कि उत्तर हड़प्पा के लोगों द्वारा बाहरी संपर्कों के प्रभाव से इसे अपनाया गया होगा, लेकिन जब विकसित हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई और उत्तर हड़प्पा काल जब आया, तब हमने को ऐसे सबूत मिले हैं कि उत्तर हड़प्पा काल के लोगों द्वारा शवों का दाह संस्कार जो है किया जाता था, शवों को जलाया जाता था। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उत्तर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो धीरे धीरे जो पश्चिमी एशिया है, जो यूरोप है, जो ईरान है, इराक है, उन लोगों से वो धीरे धीरे संपर्क में आने लगे थे और उन्होंने इस प्रथा को, जो दाह संस्कार की प्रथा होती है, उसको उन्होंने धीरे धीरे सीख लिया था और वो दाह संस्कार को अपनाने लगे थे। लेकिन जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, जो विकसित सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें हमें किसी भी प्रकार के दाह संस्कार के अवशेष नहीं मिले। वहाँ पर केवल और केवल हमें जो अवशेष मिले वो कौन से हैं? वो अवशेष हमें केवल और केवल दफनाने के जो अवशेष है वो मिले। और दफनाया भी कहाँ जाता था? उनके घरों के आंगन में, यानी किसी कोई स्पेशल एरिया जो है वो दफनाने के लिए उन लोगों के लिए यूज़ नहीं किया जाता था। वैदिक सभ्यता में आकर जो है स्पेशल एरिया उन दफनाने के लिए, वो जो दाह संस्कार के प्रमाण अपने को वैदिक संस्कृति में आकर मिले हैं, राइट दोस्तों। फिर आगे जो पॉइंट दिया हुआ है, नवा पॉइंट दिया हुआ है, वो अग्नि की उपासना। अग्नि की उपासना मतलब अग्नि पूजा। अग्नि की उपासना मतलब क्या? अग्नि पूजा। अग्नि की उपासना, अग्नि की उपासना का तात्पर्य है अग्नि पूजा, यानी उस समय लोग जो थे वो अग्नि पूजा करते थे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो अग्नि पूजा कैसे करते थे उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। राइट फ्रेंड्स, इंडो आर्यन और इंडो ईरानियन दोनों के लिए आग की उपासना विशेष महत्व रखती थी। मतलब इंडो आर्य और जो इंडो ईरानियन है, मतलब जो पश्चिमी एशिया के जो लोग हैं, उनके लिए जो आग है, अग्नि है, वो विशेष महत्व उनके लिए रखती थी। क्योंकि आग से बहुत सारे काम किए जाते, जैसे खाना को पकाना है ना, पशुओं से अपनी सुरक्षा करना, वो भी वो लोग आग से करते थे। तो आग का उनके जीवन में विशेष महत्व था, इसीलिए वो आग की भी पूजा करते थे। जैसे बैल का उनके लिए विशेष महत्व था, अग्नि था, घोड़े का उनके लिए विशेष महत्व था, तो घोड़े और बैल की पूजा करते थे। तो आग का भी उनकी लाइफ में जो है विशेष महत्व था, इसीलिए वो आग की भी जो है पूजा करते थे, राइट। ऋग्वेद में अग्निवेदी और वेदी का उल्लेख है और अवस्था में भी अग्नि पूजा का बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो ऋग्वेदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद, जो वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद है उसमें, और जो जेंदा अवस्था है ना, जो ऋग्वेदिक ग्रंथ, जो वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद है और जो जेंदा अवस्था है, उसमें इन दोनों में जो अग्नि पूजा है उसके हमें उल्लेख मिलते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अग्नि की पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती थी, लेकिन गुजरात के लोथल और राजस्थान के कालीबंगन में अग्निवेदी की तथ्यपरकता का स्वयं उत्लेखनों ने संदेह व्यक्त किया है। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है ना, उसमें भी अग्नि पूजा की जाती है, लेकिन जब उन चीज़ों को जो सतह लेवल पर, यानी जो प्रैक्टिकल लेवल पर जब देखा गया, तो हमें इस चीज़ का संदेह उत्पन्न होते हैं कि उस समय अग्नि पूजा होती थी या नहीं। लेकिन वैदिक सभ्यता में अग्नि का महत्व था, इस बात के हमें भरपूर प्रमाण मिले हैं। क्योंकि ऋग्वेदिक ग्रंथ और जेंदा अवस्था जैसे ग्रंथों में जो ऋग्वेद है, जो अग्नि है, उसके जो पूजे जाने के जो अवशेष है अपने को इसमें जो ग्रंथ है वो मिले हैं। यानी इसमें ग्रंथ लिखे गए हैं कि अग्नि के लिए कुछ स्पेशल श्लोक लिखे गए, तो इससे अपन कह सकते हैं कि उस समय अग्नि की पूजा की जाती थी, राइट, है ना दोस्तों। यह महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा के संदर्भ में अग्निवेदी की खोज न तो ग्रंथों के संदर्भ में से मेल खाते हैं, न ही प्राचीन परंपरा से। मतलब ये कहना चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो अग्निवेदी थी, क्या अग्निवेदी का मतलब क्या होता है? अग्निवेदी का मतलब होता है जैसे ये चौकोट आकार हो गया, उसमें आग जलाई जाती थी। तो अग्निवेदी के जो संकेत है अपने को हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले, लेकिन वैदिक संस्कृति से अपने को इसके संकेत मिले। जैसे हवन कार्य किया जाता नहीं जाता है, वैसे ही उसे कहते हैं अग्निवेदी। हालांकि मानव अस्तित्व के लिए आग एक जरूरी चीज थी, अभी बताया मैंने, मनुष्यों के लिए आग का विशेष महत्व था। सिंधु घाटी सहित
कई क्षेत्रों में इसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन इसका वेदी में बदलना बेहद संदेहास्पद है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके लिए भी आग जो थी वो महत्वपूर्ण थी, और हड़प्पा संस्कृति के लोग भी जो थे वो आग की पूजा करते थे। क्या करते थे? आग की पूजा करते थे। जैसे वो पशु की पूजा करते थे ना, जैसे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पृथ्वी को जो उसकी उत्पादन शक्ति मानकर उसकी पूजा करते थे, वैसे वो आग की भी पूजा करते थे। लेकिन हमें हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदी के जो अवशेष है वो नहीं मिले हैं। लेकिन आगे जो वैदिक संस्कृति है वहाँ पर हमें अग्निवेदी के अवशेष जो है वो मिले हैं, और वो भी लोग जो है वो अग्नि की पूजा करते थे। राइट। हम यहाँ इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि ईसा पूर्व 4000 से लेकर 3500 के आसपास यूक्रेन में प्राप्त कुछ संरचना ऐसी मिली है जो ठीक वैदिक अग्निवेदियों से जैसी तो नहीं है, पर अग्नि पूजक का संदेश देती है। मतलब ये चीज भी बाहर से आई है। अब देखो, यानी हर चीज जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से आ रही है? पश्चिम एशिया से आ रही है। तो ये चीज भी इन्होंने पश्चिम एशिया से जोड़ी है। कैसे? कि जो वैदिक संस्कृति में है ना, जो ऋग्वैदिक संस्कृति में, जो वैदिक संस्कृति में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो वैदिक संस्कृति उस समय मौजूद थी, उस समय जो लोग अग्निवेदियां बनाते थे, मतलब उस समय के जो लोग, जो वैदिक संस्कृति के लोग जैसी अग्निवेदियां वो बनाते थे, वैसी अग्निवेदियां जो है हमें कहाँ से मिली है? जो पश्चिमी एशिया है, जो पश्चिमी एशिया है वहां से सेम टू सेम अग्निवेदियां अपने को मिली है। जैसी अग्निवेदियां कहाँ पर बनाई जाती थी? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जैसी अग्निवेदियां बनाई जाती है, वैसी अग्निवेदियां हमें पश्चिमी एशिया में जो यूक्रेन है वहां से मिली है। मतलब यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है वो भी पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आई है। राइट। तो इसका मतलब इस बात से प्रूव हो जाता है कि जो वैदिक संस्कृति में जो आर्य लोग थे वो भारतीय नहीं थे, वो क्या थे? विदेशी थे। राइट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या वैदिक संस्कृति के लोग यानी विदेशी थे या देशी थे, तो इन प्रमाणों से अपन कह सकते हैं कि वो सारे लोग क्या थे? विदेशी थे। राइट। अब अगला एक और बिंदु आता है इसी लेसन का, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है? पशु बलि के बारे में। पशु बलि के बारे में अभी मैंने पहले बढ़ाया था आपको। वो पशु तथा यानी जो घोड़े तथा जो अन्य पशु होते थे उनकी बलि दिया करते थे कभी कभी। कब दिया करते थे बलि? जब वो यज्ञ कार्य किया करते थे ना। जब वो वैदिक संस्कृति के जो लोग जो थे वो जब यज्ञ कार्य किया करते थे, अनुष्ठान किया करते थे, जब वो अनुष्ठान किया करते थे, जब वो यज्ञ कार्य किया करते थे, उस समय जो है वो इन पशुओं की बलि दिया करते थे। उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पशु बलि एक महत्वपूर्ण आर्य अनुष्ठान था। मतलब वही अनुष्ठान, आर्य जो है जब अनुष्ठान करते थे उस समय जो पशु बलि दी जाती थी वो उनके लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि जनजातीय लोगों के बीच इसके सार्वभौमिक प्रचलन को देखते हुए कुछ भी अनुमान करना मुश्किल है। भोजन का संग्रह और भंडारण करने वाले प्राचीनतम लोग दूध एवं गव्य उत्पादों के लिए पशुपालन नहीं करते थे। मतलब प्राचीन, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था पहले, कि जो जनजातीय लोग थे, जो प्राचीन समय में जनजातीय लोग थे, वो क्या समझते थे कि जो गाय का दूध है, जो गाय का दूध है वो अपने लिए नहीं है, वो केवल उनके बच्चों के लिए, यानी गाय के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए ये जो गाय का दूध है वो है। इसीलिए वो क्या करते थे, गाय का दूध जो है वो दूते नहीं थे, तो वो गाय का किस लिए यूज करते थे? उसको मांस के लिए यूज करते थे, उनकी बलि देने के लिए वो जो पहले लोग यूज करते थे। मतलब वो गाय का पूर्ण यूज नहीं करते थे। मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में, गाय का पूर्ण यूज का मतलब होता है गाय के दूध को भी उपयोग में लेना, गाय के गोबर को भी उपयोग में लेना, है ना, गाय के मूत्र को भी जो है गौमूत्र की तरह उपयोग में लेना। तो ये जो होता है वो उसका गाय का पूर्ण उपयोग होता है। लेकिन प्राचीन समय में लोग जो है वो गाय का पूर्ण उपयोग नहीं करते थे। वो ये समझते थे कि गाय का दूध जो होता है वो गाय के बच्चों के लिए होता है, वो अपने जो मनुष्य के लिए यूज करने के लिए नहीं होता, इससे वो पाप समझते थे, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि भोजन का संग्रह और भंडारण करने वाले प्राचीनतम लोग दूध तथा गव्य उत्पादों के लिए पशुपालन नहीं करते। मतलब वो जो लोग हैं वो दूध और पशु जो उत्पाद होते हैं उनके लिए पशुपालन नहीं करते थे, वो केवल मांस के लिए और बलि देने के लिए पशुपालन का किया करते थे। गोंड जनजाति के एक समूह में आज भी मान्यता है कि दूध वस्तुतः बछड़ों या बच्चियों के लिए होता है। आज जो झारखंड में गोंड जनजाति है,
आज जो झारखंड में गोंड जनजाति जो है वो भी ये आज भी मानती है कि गाय का जो दूध होता है वो उनके बच्चों के लिए, उनकी बच्चियों के लिए होता है, मनुष्यों के उपयोग करने के लिए नहीं होता है। वो आज भी ऐसा मानते हैं। इसीलिए प्राचीन गांवों में पशुपालन करने वाले लोग मुख्यतः मांसाहारी थे। मतलब वो गाय को या फिर दूसरे पशुओं का जो पालन क्यों करते थे? केवल मांस के लिए, केवल बलि देने के लिए, न कि उनसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए। मांसाहारी भोजन की आवश्यकता के कारण पशु बलि की प्रथा का विकास संभव हो सकता है। यानी मांसाहारी के कारण, इस मांसाहारी भोजन के कारण ही जो लोग हैं वो पशुपालन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करने लगे। मांसाहारी भोजन की आवश्यकता के कारण पशु बलि की प्रथा का विकास संभव हो सकता है। यूक्रेन और दक्षिणी रूस में ईसा पूर्व 4वीं और 3री सहस्त्राब्दी से संबंधित कब्र में से अंतिम संस्कार में पशु बलि के कई उदाहरण मिले हैं। मतलब जब हम वही यूक्रेन और रूस में जाएं, वही पश्चिमी एशिया में अगर जाएं, है ना, जब हम यूक्रेन और रूस की जब हम बात करें तो वहाँ पर हमें ऐसे अवशेष मिले हैं, जो कब्रिस्तान है, जो उसके कब्र में हमें ऐसे अवशेष मिले हैं कि वो पशु बलि जो है उस समय दिया करते थे। पशु बलि जो है उस समय जो है वो दिया करते थे। ऐसे जो अवशेष है अपने को इन कब्रों से अपने को मिले हैं। कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में। यह ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी और उसके बाद के काल में दक्षिणी मध्य एशिया में भी दिखाई पड़ता है। स्पष्ट है कि यह अनुष्ठान सामान्य रूप से प्रचलित था और इस दुनिया से दूसरी दुनिया यानी अगले जन्म के लिए आवश्यकताओं के प्रतीक को दर्शाता है। समझे? ये जो पशु बलि जो हम देखते हैं, बहुत सारी कब्रिस्तान अपने को ऐसे मिले हैं जहाँ पर व्यक्ति के शव के साथ साथ जो है पशुओं के शव को भी दफनाया जाता था। तो ये चीज़ क्या बताती है? वो लोग ये समझते थे कि जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो जब वो दूसरी दुनिया में जाता है वहाँ पर भी उसके लिए भोजन, उसके जो पवित्र चीज़ें हैं, वो जो उसके द्वारा जो यूज़फुल जो चीज़ें हैं वो उसमें रखी जाती थी ताकि वो उनका यूज़ करे। ऐसा वो लोग मानते थे, है ना। तो इस पॉइंट में अपन ने क्या पढ़ा? पशु बलि के बारे में पढ़ा कि जो लोग जो थे उस समय, जो वैदिक स्थिति में जो पशुपालन करते थे, उन लोगों के द्वारा जो पशुपालन किया जाता था, उन लोगों के द्वारा जो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य वो दूध प्राप्त करना, गोमूत्र प्राप्त करना, गोबर प्राप्त करना, ये नहीं था। उनका मूल उद्देश्य क्या था? केवल और केवल मांस को प्राप्त करना और पशु बलि के लिए उनका यूज करना। इसीलिए वो पशुपालन जो है वो किया करते थे, राइट। अब इसी में एक और पॉइंट आता है इस लेसन में, पॉइंट नंबर 11, वो है अश्व बलि। अपन ने अभी पशु बलि की बात की और अश्व क्या है? वो भी तो पशु है। तो उसकी बलि की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पशुओं की कब बलि दी जाती थी और अश्व की कब बलि दी जाती थी। अश्व को मांस के रूप में कम यूज किया जाता था और अनुष्ठान के समय, कब? अनुष्ठान मतलब होता है यज्ञ कार्य। जब यज्ञ कार्य किया जाता था तब जो है वो अश्व का यूज जो है वो बलि के रूप में किया जाता था। मतलब अश्व का यूज जो है वो बलि के समय, अनुष्ठान व यज्ञ कार्यों के समय किया जाता था। तो उसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। संभवतः पशु बलि कई कबीलाई पशुओं में समूहों में प्रचलित थी, लेकिन घोड़े की बलि भारोपीय लोगों की मुख्य विशेषताएं थी, खासकर वैदिक लोगों के लिए। यानी कि जो लोग थे वैदिक लोग, वो पशुओं की बलि तो देते ही देते थे, साथ में उनके लिए जो अश्व की बलि है वो उनके लिए ज़्यादा पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती थी। यानी अश्व उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र था, इसीलिए उसकी बलि भी जो है वो महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी उस समय के लोगों के द्वारा। क्योंकि पशु बलि तो जो है कबीलाई लोग उस समय जो मौजूद थे वो भी देते थे, है ना। फ्रांसीसी वैदिक विद्वान लुई रेनू इसे एक भारोपीय अनुष्ठान मानते। वही चीज आ गई। भारोपीय अनुष्ठान मतलब ये जो अनुष्ठान था, ये जो अश्व बलि थी, वो कहाँ पर प्रचलित थी? पहले पश्चिमी एशिया में प्रचलित थी और वहां से ये जो धीरे धीरे वो कहाँ आई? भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ी। घोड़े की बलि और इस प्रथा के प्रसार को लेकर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी और उत्तरी यूरोप के अलावा काकेशिया तथा मध्य एशिया में बहुत से सबूत पाए गए हैं। मतलब जो यूरोपीय देश हैं, जो पश्चिमी एशिया के देश है, वहाँ पर अपने को जो अश्व बलि है उसके प्रमाण अपने को मिले हैं। यूक्रेन और दक्षिणी रूस में कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ एक से अधिक घोड़े की बलि का प्रमाण मिलता है। मतलब आपको यूक्रेन में, वही अभी बात आई ना, यूक्रेन और जो दक्षिणी रूस है वहाँ पर आपको ऐसी कब्रें मिलेगी जहाँ पर एक नहीं बहुत संख्या में घोड़े को जो है वो दफनाया गया, यानी उनकी बलि दी गई है। ऐसे प्रमाण अपने को मिलते हैं।
यह प्रथा ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई होगी और कहां पर शुरू हुई होगी? पश्चिम एशिया में शुरू होगी। उत्तरवर्ती सहस्त्राब्दी काल में यह और व्यापक हो गया और रोम, मध्ययुगीन आयरलैंड और मध्य एशिया में भी जारी रही। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया ये जो अश्व बलि है वो धीरे धीरे और भी प्रचलित हो गई और ये जो अश्व बलि वो धीरे धीरे भारत की उपमहाद्वीप की ओर यानी पूरब की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये भारत में भी जो अपनाई जाने लगी धीरे धीरे। हालांकि ऋग्वेद की 10वीं पुस्तक में 2 श्लोक घोड़े की बलि के प्रति समर्पित है। मतलब अपन ने पहले भी पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है उसमें 2 जो श्लोक है, जो ऋग्वेद है उसमें जो 2 श्लोक है वो घोड़े के लिए लिखे गए हैं। तो ऐसे ही 2 श्लोक जो है अश्व बलि के लिए भी लिखे गए हैं ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद है उसमें 2 श्लोक जो है वो अश्व बलि के लिए भी लिखे गए हैं। मतलब अश्व बलि जो थी उन लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी वो इन 2 श्लोकों से अपन पता लगा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स। बाद के वैदिक ग्रंथों में घोड़े की बलि अश्वमेध में बदल दी गई। मतलब बाद में जो घोड़े की बलि पहले दी जाती थी, पहले क्या दी जाती थी? अभी पढ़ा हमने, घोड़े की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में घोड़े की बलि को देना बंद हो गया। फिर उसका स्थान किसने ले लिया? अश्वमेध यज्ञ ने ले लिया। अपन पढ़ेंगे अश्वमेध यज्ञ कैसे होता है। अश्वमेध मध्य यज्ञ का मतलब होता है एक राजा होता था, मान लो, है ना, ये मान लो एक राजा है, अब उसका क्षेत्र मान लो इतना सा है, ठीक है। अब उसके क्षेत्र को क्या करना, आगे बढ़ाना है। तो ये राजा क्या करेगा, मान लो ये राजा है, अब ये राजा क्या करेगा, अपना एक प्रिय घोड़ा लेगा, ठीक है, एक प्रिय घोड़ा लेगा, उस घोड़े को वो छोड़ देगा। अब वो घोड़ा क्या करेगा, घूमता 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 जाएगा, घूमता घूमता जाएगा, वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, यानी उस राजा का जितना क्षेत्र था ना उस क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, फिर घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। मान लो घूमने के दौरान उसको एक दूसरे राजा का क्षेत्र मिल गया, मान लो उस दूसरे राजा के क्षेत्र में वो घोड़ा घुस गया, ठीक है। अब मान लो दूसरे राजा के क्षेत्र में जब ये घोड़ा घुस गया तो क्या हुआ, इस राजा ने, जो दूसरा क्षेत्र का राजा है, उसने उस घोड़े को जाने दिया, मान लो, यानी उसने उस घोड़े को रोका ही नहीं। तो इसने उस घोड़े को रोका ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो राजा है, दूसरे क्षेत्र का राजा, ये जो पहले वाला राजा उसके क्षेत्र के अधीन आ गया, मतलब उसने उसकी अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली। अब वो घोड़ा जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। अब मान लो दूसरे क्षेत्र में उसने एंटर कर लिया, ठीक, ये जो राजा है उसने भी उस घोड़े को मान लो आगे जाने दिया, उसने रोका ही नहीं उस घोड़े को। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तीसरा राजा है, ये वाला राजा, इसने भी जो पहले वाला राजा है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अब मान लो वो घोड़ा और आगे जाता गया और आगे जाता गया, मान लो वो तीसरे क्षेत्र में पहुंच गया। अब मान लो इस क्षेत्र का जो राजा है उसने उस घोड़े को रोक दिया, उस घोड़े को पकड़ लिया और रोक दिया। तब क्या होगा, ये जो राजा है, चौथा राजा, उस पहले राजा के साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा, क्या करेगा, युद्ध करेगा। और युद्ध के दौरान जो राजा जीतेगा उस राजा का क्षेत्र वो हो जाएगा। तो ऐसे जो अश्वमेध यज्ञ धीरे धीरे किया जाता था। तुमने रामायण में देखा होगा, रामायण या महाभारत में तुमने देखा होगा कि कैसे जो है राम भगवान अपना अश्व जो है छोड़ते हैं और वो धीरे धीरे घूमता जाता है और वो राम भगवान के जो पुत्र होते हैं वो उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। वो अश्वमेध यज्ञ है। मतलब जो पहले अश्व बलि दी जाती थी ना उसका स्थान धीरे धीरे किसने ले लिया, अश्वमेध यज्ञ ने ले लिया। क्योंकि फिर धीरे धीरे अश्व जो घोड़े की कमी होती गई, और जब आप घोड़े की कमी होती जाएगी तो घोड़े को फिर आप मारना शुरू कर दोगे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए फिर उन्होंने किसका स्थान ले लिया, अश्वमेध यज्ञ। जैसे कि अभी क्या लोगों ने पशु बलि दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पशु जो है भली मात्रा में उपस्थित हैं। लेकिन देखना जब आगे हम बढ़ेंगे, जब मगध साम्राज्य में आएंगे, जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तब हम देखेंगे कि लोगों ने पशु बलि भी धीरे धीरे बंद कर दी। क्यों, क्योंकि पशुओं की अब कमी होने लगी है। अब जब पशुओं की कमी होने लगी है तो पशु बलि क्यों दी जाएगी। उस समय तो क्या थे, पशु जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित थे इसलिए वो बलि दे देते थे, है ना। तो अब पशुओं की कमी होने लगी इसलिए वो पशु बलि जो देना हो धीरे धीरे आगे हम पढ़ेंगे बंद हो जाएगा, है ना। जैसे अश्व बलि जो यज्ञ है उसके स्थान किसने ले लिया, अश्वमेध यज्ञ ने ले लिया, राइट। भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व वैदिक समय में पशु बलि दी जाती होगी, लेकिन हड्डियों पर पाए गए कटे निशानों के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता है कि घोड़े की बलि धार्मिक प्रयोजनों के लिए दी जाती थी या अन्य उद्देश्य के लिए। मतलब घोड़े की जो हड्डियां आपने को मिली है उसके ऊपर काटने के निशान मिले, दांतों के काटने के निशान मिले, तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि वो बलि जो है वो अनुष्ठान कार्यों के लिए की जाती थी या फिर जो दूसरे कार्यों के लिए की जाती थी, बलि दी जाती थी।
यूरोप और मध्य एशिया में घोड़ों की बलि के पुरातात्विक प्रमाण भारत में कम है। देवी शक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा में भैंसे की बलि एक महत्वपूर्ण प्रथा बन गई। जैसे अश्व बलि दी जाती थी, वैसे ही देवी यानी देवताओं के लिए भैंसे की बलि भी उस समय में जो है दी जाती थी। भैंसे की बलि, जो भैंस होती थी उसकी भी बलि जो है उस समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में दी जाती थी। लेकिन पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में इस जानवर की दुर्लभता के कारण इस परंपरा का फैलाव नहीं था। अब ये भैंसा कहाँ पाया जाता था? भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता था, लेकिन पूर्वी यूरोप में तो ये था ही नहीं, मध्य एशिया में ये था ही नहीं। अब देखो, अब बलि भी किस पे डिपेंड कर रही है, उस क्षेत्र में कौन सा पशु पाया जाता है। जैसे देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में अश्व बलि कम दी जाती है। सोचो क्यों दी जाती है कम बलि? भारतीय उपमहाद्वीप में अश्व बलि कम क्यों दी जाती है? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय अश्व था ही नहीं, उस समय घोड़ा नहीं था। वो घोड़ा कहाँ से मंगाते थे? यूरोप से मंगाते थे। तो यूरोप में घोड़ा ज्यादा मात्रा में था, तो यूरोप में घोड़ा ज्यादा मात्रा में था, इसलिए यूरोप में अश्व बलि प्रचलित थी। जबकि भारत में अश्व बलि इतनी प्रचलित नहीं थी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में तो घोड़ा था ही नहीं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में क्या चीज थी? भारतीय उपमहाद्वीप में थी भैंस। भैंसें उस समय जो थी वो मौजूद थी, इसलिए भारत में भैंस बलि दी जाती थी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन यूरोप में तो भैंस थी नहीं, तो यूरोप में भैंस की बलि नहीं दी जाती थी। उसके प्रमाण अपने को नहीं मिले। भैंस में अपने को यूरोप में अपने को प्रमाण मिले अश्व बलि के, क्योंकि यूरोप में अश्व पाया जाता ज्यादा। तो जहां पर जो चीज ज्यादा होगी उसकी बलि जो थी उस समय दी जाती थी। लेकिन आज जो है वो किसी की बलि देना जो है एक अपराध है। क्यों अपराध है? क्योंकि पशुओं को मारना जो है वो एक अपराध है, इसलिए, है ना। तो ये जो बात है यहाँ पर बताई गई है कि अश्व बलि जो है कहाँ प्रचलित थी और कहाँ से ये अपने भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ी, राइट। अब इसी अध्याय का एक 12वां पॉइंट है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं पता है? वैदिक सभ्यता के बारे में विस्तार से एक पॉइंट वाइज पॉइंट अध्ययन कर रहे हैं, राइट। अब सोम की उपासना पढ़ते हैं। सोमरस, सोमरस क्या होता था? एक प्रकार का वृक्ष होता था, उस वृक्ष से बनाया जाता था सोमरस। एक प्रकार का रस होता था, रस। एक प्रकार का पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ। एक प्रकार का पेय पदार्थ है जो एक वृक्ष से बनाया जाता है, सोम वृक्ष से, इसलिए उसे कहते हैं सोम रस। सोम वृक्ष से बना एक पदार्थ, पेय पदार्थ, जिसे सोम रस कहा जाता है। तो उसकी उपासना कैसे की जाती है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। अवस्तेन भाषा में हाओमा के नाम से जानी जाने वाली सोम उपासना केवल ईरानी और वैदिक लोगों तक ही सीमित थी। मतलब एक भाषा है अवस्तेन भाषा, उसमें हाओमा, क्या हाओमा, हाओमा यूज किया गया है किसके लिए? सोम रस के लिए। सोम रस के लिए हाओमा वर्ड का यूज किया गया है इस अवस्तेन भाषा में, जो केवल और केवल ईरानी और वैदिक लोगों द्वारा, ये जो सोम रस है ईरान के लोगों और वैदिक लोगों द्वारा जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थे, उन लोगों द्वारा इस सोम रस का उपयोग किया जाता है। और अवस्तेन भाषा में जो है वो सोम रस को हाहोम कहा गया है। क्या कहा गया है? हाहोम। सोम के पौधे की पहचान को लेकर लंबे समय से बहस छुड़ी हुई है, लेकिन अब अपेंड्रा नामक इस पौधे को सोम माना जाता है। आज जो एक अपेंड्रा नामक पौधा होता है, अपेंड्रा जो नामक पौधा आज जो है, उसी को पहले सोम पौधा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोम पौधा। ऐसा वैज्ञानिकों ने, ऐसा जो पुरातत्वविद हैं, जो इतिहासकारों ने, उन्होंने कहा है कि आज जो एफेंड्रा नामक जो पौधा है वही पहले सोम नाम से जाना जाता था और उसी से सोम रस जो है वो बनाया जाता था, जिसकी छोटी छोटी टहनियां दक्षिणी पूर्वी तुर्कमेनिस्तान के मर्जियाना में टोगोलोक 21 मंदिर परिसर में पेय अनुष्ठानों में प्रयुक्त होने वाले बर्तनों में पाई गई है। यानी जो सोम रस के संकेत अपने को कहाँ कहाँ मिले, उसके स्थान बताए गए। हालांकि कई विद्वानों ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन निर्णायक तौर पर सबूत की खोज अभी भी बाकी है। मतलब ये जो सोम रस है उसके प्रमाण कहाँ कहाँ मौजूद है, इसके जो प्रमाण है अपने को अभी भी क्या है, पूरी तरह से नहीं मिले। मतलब अभी भी इनकी खोज जो है वो जारी है कि जो सोम रस है वो किससे बनाया जाता था, सोम रस कहाँ कहाँ जो यूज किया जाता था, किन कार्यों में जो सोम रस यूज किया जाता था, इनके बारे में अभी भी जो खोज है वो क्या है, जारी है, राइट दोस्तों। इस अध्याय का अगला पॉइंट आता है स्वास्तिक। क्या आता है? स्वास्तिक। स्वास्तिक मतलब ये ऐसा स्वास्तिक बनाते कि नहीं बनाते, ऐसा स्वास्तिक, ये स्वास्तिक, इसकी बात हो रही है। ये जो है वो वैदिक लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे, राइट।
स्वास्तिक जो था उस वैदिक लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण था वो हम इस बिंदु में पढ़ेंगे, राइट। कभी कभी स्वास्तिक को आर्यवाद का संकेत माना जाता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो स्वास्तिक जो है वो आर्यों की देन है। किसकी देन है? आर्यों की देन। आर्यों ने ही सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में स्वास्तिक चिन्ह को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले इसको ही आर्य लोगों ने स्वास्तिक शब्द को स्वास्तिक जो चिन्ह है उसको सबसे पहले लाया गया था आर्यों के द्वारा। यह समबाहु क्रॉस द्वारा निर्मित प्राचीन प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त है। नाजी ने इसे विशुद्ध आर्यवाद के प्रतीक के रूप में अपनाया, जिसके कारण इसे वैश्विक स्तर पर पहचाना गया। मतलब आगे जब अपन विश्व के इतिहास में जब जर्मनी के बारे में हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर जो है उसने जो है स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया था, जो आर्यों को, एक शुद्ध आर्य जो होते हैं उसको बताने के लिए। हिटलर जो मेन क्या था, वो जो दूसरी नस्ल के लोगों से क्या करता था, नफरत करता था। तो वो केवल और केवल जो आर्यों से ही क्या करता था, उसका लगाव था। तो शुद्ध आर्य के लिए, किसके लिए? शुद्ध आर्य को इंगित करने के लिए उसने इस स्वास्तिक शब्द का जो है उपयोग हिटलर के द्वारा, जर्मनी का जो चांसलर था उसने किया था। तब से जो है स्वास्तिक चिन्ह की एक वैश्विक पहचान जो है बनी है। वैदिक साहित्य में इस शब्द का उल्लेख ईसवी सन के प्रारंभिक ग्रंथों में है। यानी वैदिक साहित्य के जो ग्रंथ है, ऋग्वेदिक ग्रंथ है ना, उन ग्रंथों में जो है ये स्वास्तिक चिन्ह है जो उसका उल्लेख वहां के लोगों द्वारा किया गया है, राइट। जब इसे धार्मिक कामों के लिए शुभ संकेत माना जाता था, यानी उस समय, यानी वैदिक साहित्य में, वैदिक काल में जो ये स्वास्तिक चिन्ह है उसको जब कोई धार्मिक कार्य किया जाता था उस समय इसको शुभ माना जाता है। आज भी तुम देखोगे जब धार्मिक कार्य कोई किया जाता है तो पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। जो लाल जो कंकु होता है ना, जो लाल जो कंकु होता है उससे ये स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। तो ये आज भी जैसे जो अनुष्ठान कार्य होते हैं उनमें पवित्र माना जाता है, वैसे ही ये पहले भी क्या माना जाता था, पवित्र माना जाता था। मेके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव एलम में हुआ है और ईसा पूर्व 2000 में यह हड़प्पा संस्कृति में आया। मतलब ये जो स्वास्तिक चिन्ह है वो भी पश्चिमी एशिया से भारत में जो हड़प्पा संस्कृति है उसमें आया, राइट। दक्षिणी ताजिकिस्तान में यह ईसा पूर्व 1200 के आसपास आया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय तक यह आर्यों द्वारा अपनाया जा चुका था और ईसाई युग की प्रारंभिक सदी में यह ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रतीक माना गया था। मतलब ये जो शब्द है, यानी ये जो चिन्ह है वो धीरे धीरे आर्यों के लोगों द्वारा अपनाया जा चुका था और आर्यों के लोगों के जो ब्राह्मण संस्कृति है उसमें भी ये बाद में धीरे धीरे ये जो स्वास्तिक चिन्ह है आज जो ब्राह्मण संस्कृति उसमें भी ये धीरे धीरे फैल गया। मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण संस्कृति के बारे में, जब ब्राह्मण लोगों का उत्पत्ति होगी उस समय भी जो ब्राह्मण लोग हैं उनके द्वारा भी जो स्वास्तिक चिन्ह है उसको अपनाया जा चुका था। जो चिन्ह कहाँ पहले यूज होता था, जो मध्य एशिया जो है वो दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया जो है वहाँ पर जो लोग हैं वो इस स्वास्तिक चिन्ह का सबसे पहले उपयोग करते थे और वहाँ से ये धीरे धीरे कहाँ फैला, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर फैल गया, राइट दोस्तों। तो स्वास्तिक चिन्ह के बारे में इस पॉइंट में बताया गया है। एक और अगला पॉइंट है इसी अध्याय का, पॉइंट नंबर 14, वो है भाषा। अब अपन पढ़ेंगे जो वैदिक लोग थे, जो ऋग्वेदिक लोग थे, वो किस भाषा का और कौन से अभिलेख मतलब लिखा गया, तो कौन से अभिलेखकीय साक्ष्य जो है उनका वो मिले हैं अपने को। कौन से अभिलेखीय साक्ष्य और कौन सी भाषा के जो साक्ष्य है वो अपने को वैदिक संस्कृति से मिले हैं, उसके बारे में हम इसमें इस पॉइंट में पढ़ेंगे, राइट। भाषा आर्य संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। मतलब आर्य, क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो लोग भाषा का तो उपयोग करते थे, लेकिन हम उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो आर्य संस्कृति है उनके लिए जो भाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। वो तो सब, यानी सभी संस्कृति ले लो, उसमें भाषा जो है महत्वपूर्ण है। बिना भाषा के तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, है ना। जैसे आज भी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है, बिना भाषा के आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। आप विदेशों में चले जाओ, अगर आप वहाँ की भाषा नहीं जानते हो तो आप कैसे लोगों से बात करोगे। तो जो भाषा है वो आर्य संस्कृति में भी एक महत्वपूर्ण विशेषता रखती थी। भाषाविदों ने प्रोटो बारोपीय भाषा का पुनर्निर्माण किया जो ईसा पूर्व 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था, है ना। जो भाषाविद है, जो भाषा का अध्ययन करते हैं, उन्होंने जो प्रोटो बारोपीय भाषा थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में जब भाषा के बारे में हमने पढ़ा था, इस अध्याय का, इस बुक का जो अध्याय नंबर जो बारोपीय भाषा है उसके बारे में हमने
पढ़ा था, इस पहले वाले जो अध्याय में हमने पढ़ा था उसमें। भारोपीय भाषा को पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं में विभाजित किया गया है। मतलब ये जो भारोपीय भाषा है उसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो पश्चिम की भाषा है और एक पूर्व की भाषा, राइट। ईसा पूर्व 4500 में पूर्वी शाखा में ध्वनि का विकास हुआ जिसे प्रोटो इंडो ईरानियन कहा जाता है। हालांकि प्रोटो इंडो ईरानियन या इंडो आर्यन भाषा के विप्लयंक के साक्ष्य ईसा पूर्व 2200 से पहले नहीं मिलते हैं। इसका पहला भाषाई साक्ष्य इराक में अगाड़े के राजवंश के एक विशाल शिलापट पर मिलता है। इस अभिलेख में दो नाम अरिसेना और सोमसेना के रूप में व्याख्यात किए गए। मतलब ये जो भारोपीय भाषा थी उसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ पर मिले वो बताए गए, और अभिलेख में किन किन वर्ड का यूज जो इन्होंने किया है वो हमें बताया गया है। अनातोलिया के हित्तित अभिलेख ईसा पूर्व 19वीं सदी में से ईसा पूर्व 17वीं सदी तक के इस क्षेत्र में के भारोपीय भाषियों की पश्चिमी शाखा के लोगों का संकेत देती है। इसी तरह ग्रीस के मायसीनियन अभिलेख ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी में इस शाखा के लोगों के आगमन का संकेत देते हैं। मतलब ये जो भाषा है वो हमें बताती है कि जो लोग हैं, जो यूरोपीय लोग, जो वैदिक संस्कृति के लोग हैं, वो पश्चिमी एशिया से भारत की तरफ आए। पूर्वी शाखा की भाषाओं को बोलने वालों का उल्लेख 16वीं से 14वीं शताब्दी तक मेसोपोटामिया के मित्नानी और कस्सित के अभिलेख में मिलता है, लेकिन भारत में ऐसे अभिलेख नहीं पाए गए हैं। इसीलिए इस पर बहस करना निरर्थक है कि भारोपीय भाषा बोलने वाले भारत से मेसोपोटामिया तक फैले हैं। ऋग्वेद में मुंडा के कई शब्द हैं और यह स्पष्ट है कि यह उत्तर हड़प्पा काल में शामिल किए गए हैं। अगर वैदिक लोग उत्तर पश्चिम में जाते तो मुंडा शब्द उस क्षेत्र में भी पाई जाती थी। मतलब ये भाषा कहाँ कहाँ पर फैली थी और उसके संकेत जो है हमें बताए गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ रूसी भाषाविदों के अनुसार भारोपीय भाषा का उद्भव स्थल काकेशिया के दक्षिण में है। इसमें पूर्वी अनातोलिया और उत्तरी मेसोपोटामिया शामिल है। हालांकि पूर्वी अनातोलिया काला समुद्र सागर से दूर नहीं है, जहां प्रारंभिक तौर पर अश्व पालन शुरू किया गया था। यह हमने पहले पढ़ा था। ईसा पूर्व 6वीं से 5वीं सहस्त्राब्दी में पूर्वी अनातोलिया में न तो अश्व न ही भारोपीय संस्कृति के अन्य विशेष लक्षण पाए गए हैं। मतलब ये जो भाषा है, जो भारोपीय भाषा है, वो कहाँ कहाँ पर मौजूद थी और कहाँ कहाँ पर बोली जाती थी, उसके साक्ष्य जो है हमें यहाँ पर बताए गए हैं। रूसी भाषाविदों की खोज गार्डन चाइल्ड की धारणा को पुष्ट करती है कि अनातोलिया आर्यों का मूल घर था। जो अनातोलिया था, कौन सा अनातोलिया? अनातोलिया एक स्थान है पश्चिमी एशिया में। उस अनातोलिया में जो है वो आर्य जो है मूल रूप से रहते थे। ये यहाँ पर बताया गया। आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? अनातोलिया को। किसने? गार्डन चाइल्ड ने। हाल ही में रेवनफ्रेव ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके अनुसार कृषि और भारोपीय भाषा ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी के आसपास पूर्वी अनातोलिया में उत्पन्न हुई थी। उनका तर्क है कि अनातोलिया में कृषि विस्तार ने विभिन्न दिशाओं में भारोपीय भाषा को फैलाया। हालांकि बहुत पहले ईसा पूर्व 10,000 के आसपास जेरूसलम के पास एक मेसोलिथिक साइट पर अनाज उपजाए गए थे और संपूर्ण कृषि के रूप में इसका विस्तार थोड़े बदलाव के साथ ईसा पूर्व 7,000 के आसपास फिलीपींस में भी हुआ था। मतलब ये चीज़ें जो है, भाषा जो है, वो संस्कृति कहाँ कहाँ पर फैली थी यहाँ पर बताया गया है। यह कृषि फिलिस्तीन तथा अनातोलिया तक ही सीमित नहीं थी। ईसा पूर्व 6वीं और 7वीं सहस्त्राब्दी में यह इराक, ईरान, बलूचिस्तान में भी थी। भारोपीय भाषा बोलने वाले प्राचीन लोगों के जीवन में कृषि उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। शुरुआत में पूर्वी और पश्चिमी समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले भारोपीय भाषा के लोगों में सामान्यतः कृषि से जुड़े शब्दों की कमी इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उस समय जो थी वो कृषि और वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। इसके अलावा अगर आर्य भाषा अनातोलिया में उत्पन्न हुई तो वह अपने उद्भव स्थान से पूरी तरह से गायब कैसे हो गई? इसका भी एक क्वेश्चन है कि अगर अनातोलिया में अगर ये आर्य जो भाषा है वो अगर उत्पन्न हुई तो अनातोलिया में विलुप्त क्यों हो गई? ये भी एक प्रश्न है। समझे दोस्तों? तो ये थोड़ा सा भाषा और अभिलेखी साक्ष्य के रूप में बताया गया है कि जो वैदिक संस्कृति के अंदर जो भाषा और जो अभिलेखीय भाषा जो यूज़ की जाती थी वो भी मध्य एशिया से आई थी। वो मध्य और पश्चिमी एशिया से आई थी। और पश्चिमी एशिया और यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर कहाँ कहाँ ये भारोपीय भाषा जो है वो बोली जाती थी और कहाँ कहाँ पर इसके प्रमाण मिले हैं उसके बारे में इसमें
बताया गया है। इन चीज़ों का आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से विदेशी क्षेत्र हैं, बस आपको बस थोड़ा सा समझना है कि ये जो चीज़ें हैं वो पश्चिमी एशिया से, यूक्रेन से, यूरोप से, ईरान से, इराक से, दक्षिणी रूस से, वहाँ से जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे भारतीय भूमि जो है, जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये चीज़ें धीरे धीरे आई। ये आपको बस समझना है। राइट दोस्तों, इसके बाद एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15। ये इस अध्याय का सबसे अंतिम पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15। इसमें बताया गया है इंडो और जो आर्यन है, इंडो आर्यन जो है उनका विस्तार बताया गया है, का विस्तार, इंडो आर्यन का विस्तार इसमें बताया गया है। इंडो आर्यन का विस्तार। इंडो आर्यन का मध्य एशिया से भारत में पलायन को इंगित करने वाले आनुवंशिक संकेतों को हम याद कर सकते हैं। अभी बताया था मैंने, इंडो आर्यन कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे, है ना। वो ईरान से, इराक से, यूक्रेन से और पश्चिमी एशिया से, यहाँ से वो भारत की भूमि पर आए। तो इसके प्रमाण अपने कैसे मिलते हैं? आनुवंशिक संकेतों के आधार पर। आनुवंशिक संकेत जो है, आनुवंशिक संकेत जो है वो हमें बताते हैं कि जो ये जो लोग हैं, वैदिक आर्य के जो लोग हैं वो इन क्षेत्रों से आए थे। कहाँ, कैसे आए थे? पलायन से आए थे। पलायन यानी वहाँ से जो पलायन ये यहाँ पर क्यों करने लगे? क्योंकि वहाँ का जो मौसम था, वहाँ की जो वातावरण था, वहाँ की जो जलवायु थी वो उनके रहने के लिए अनुकूल नहीं थी, इसीलिए वो भारत की भूमि की तरफ पलायन करने लगे। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में आनुवंशिक विशेषताएं डीएनए के रूप में पाया जाता है। डीएनए, आनुवंशिक विशेषता कैसे पता चलती है? डीएनए से पता चलती है। जब डीएनए का अध्ययन किया गया, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों का, और जो भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी एशिया में, यूरोप में जो रहते हैं उन लोगों का जब डीएनए का अध्ययन किया गया तब उनमें बहुत सारी जो आनुवंशिक विशेषताएं वो समान पाई गई। और इससे अपन ने ये अनुमान लगाया कि जो भारत के जो वैदिक संस्कृति के लोग जो थे वो पश्चिमी एशिया, यूरोप, यूक्रेन, है ना, दक्षिणी रूस, वहाँ से जो है भारत की भूमि पर पलायन करके आए हैं। वे वंशानुगत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। अनुमानतः ईसा पूर्व 8000 में मध्य एशिया के मैदानी क्षेत्र के एक छोर से दूसरे छोर में फैले लोगों में कुछ विशेष आनुवंशिक संकेत दिखाई देते हैं। इन आनुवंशिक संकेतों को M17 कहा जाता है। वे मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें दिल्ली में देखा तो उन्होंने 35% से अधिक हिंदी बोलने वालों में इसे पाया। मतलब जब वैज्ञानिकों ने जो यूरोप के लोग हैं और जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके आनुवंशिक गुणों का जब उन्होंने अध्ययन किया तब उन्होंने पाया कि उनमें 30 से लेकर 40% जो डीएनए की जो समानता है वो क्या थी? सेम थी। मतलब उनमें आनुवंशिक समानताएं जो क्या थी? सेम थी। लेकिन द्रविड़ भाषी में ऐसा 10% ही पाया गया। मतलब जो द्रविड़, जो भारत के दक्षिणी भाग में जो लोग रहते थे वहां पर केवल 10% जो डीएनए उसमें समानता थी, जबकि जो दिल्ली वाला क्षेत्र, भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है वहां पर 40 से 30% से 40% जो समानता थी डीएनए की वो समान थी। लेकिन जो दक्षिणी भारत के जो द्रविड़ लोग हैं वो जो हैं वो उन जो यूरोप में रहने वाले जो आर्य लोग हैं, जो पश्चिमी एशिया में रहने वाले आर्य लोग हैं उनसे थोड़े क्या थे? भिन्न थे। मतलब जो यूरोप में रहने वाले लोग हैं आर्य, है ना, वो ज़्यादा समानता रखते हैं जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनसे, न कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले द्रविड़ लोगों से। राइट, यानी इन दोनों के बीच में समानता कितनी है? 10% मात्र। और इन दोनों के बीच में समानता कितनी है? 30 से 40%। जीव विज्ञानों के अनुसार ईसा पूर्व 8000 के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यों का पलायन हुआ, लेकिन भाषाविदों और पुरातत्वविदों ने इसे 2000 ईसा पूर्व बताया है। मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी जो समय काल है वो बताया है कि कब और किस समय काल में जो यूरोप के लोग, जो दक्षिणी, जो उत्तरी पश्चिमी जो यूरोप के लोग हैं वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आए। यानी कब कब जो है वो क्या अवधि थी, उस अवधि को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है। हम रूसी और कई इंडो आर्यन भाषाओं में भूतकाल में इस्तेमाल एक समानता पाते हैं। रूसी में या चीतल का अर्थ है मैं पढ़ता हूँ और या पिछल का अर्थ है मैंने लिखा ऐसा होता है। मतलब यूरोप में जो रूसी भाषा है उनमें दोनों का वर्ड बताया कि उनका जो शब्द का अर्थ है वो ये है। एल से अंत होने वाले भूतकालीन शब्द बंगला, असमिया तथा उड़िया, मैथिली, भोजपुरी और मगही में प्रयुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जो दो रूसी वर्ड दिए हुए हैं, क्या? या चीतल और या पिछल,
ये दोनों वर्ड किससे ख़त्म हो रहे हैं? एल से ख़त्म हो रहे हैं। और आप अगर भारत की भूमि पर जो भाषाएं बोली जाती है, बंगला, असमिया, ओडिया, मैथिली, भोजपुरी और मगही, उन शब्दों में भी ये एल शब्द से, जो अंत से जो ख़त्म होने वाले शब्द हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। मतलब ये दोनों में समानता बताई गई है कि दोनों भाषाओं में किस प्रकार से समानता है। इसका प्रयोग मराठी और कभी कभी राजस्थान में भी किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जो अंत है, उन शब्द का जो वर्ड का जो अंत है वो किससे होता है? एल से होता है। और यूरोप में भी ऐसे वर्ड पाए जाते हैं जिनका अंत एल से होता है। मतलब ये दोनों वर्ड, जो भाषा है क्या रखती है? समानता रखती है। क्या रखती है? समानता रखती है। ऐसा इन वर्डों से हम, इन शब्दों से हम बता सकते हैं। पंजाबी में यह बहुत कम मिलता है। पंजाबी में ऐसी बहुत कम शब्द है जो कि समानता रखते हैं। भाषाविद इंडो आर्यन भाषाओं और रूसी भाषाओं के संबंधों को बेहतर तौर पर खोज सकते हैं, लेकिन इंडो आर्यन के पलायन में आनुवंशिक सबूत की निर्णायक साबित होते हैं। मतलब ये जो, अब देखो, ये जो इंडो आर्यन लोग थे, है ना, ये इंडो आर्यन लोग थे, वो कहाँ आए? भारत की भूमि पर आए, है ना, भारत की भूमि पर आए। अब ये भारत की भूमि पर आए, अपन कैसे पता कर सकते हैं? इसके बहुत सारे तरीके। पहला है आनुवंशिक तरीका, और आनुवंशिक तरीका जो है वो ज़्यादा सटीक है। दूसरा है भाषा से। भाषा से का कंपैरिजन करके भी हम पता लगा सकते हैं कि जो ये आर्य लोग थे वो यूरोप और पश्चिमी एशिया से भारत आए थे। तो भाषा जो है वो ज़्यादा सटीक तरीका नहीं है ना। ज़्यादा सटीक तरीका क्या है? आनुवंशिक तरीका है। डीएनए, अपन लोगों का जो डीएनए उसका पता लगा कर अपन कर सकते हैं। जो डीएनए का 30 से 40% भाग जो है भारत के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनका जो डीएनए सेम टू सेम मैच करता है 30 से 40% भाग जो यूरोप में जो इंडो आर्यन लोग रहते हैं उनसे, है ना। लेकिन द्रविड़ के लोग से उनसे 10% मैच ही वो करता है। तो आनुवंशिक जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इनको कंपेयर करने के लिए। भाषा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय ये अध्याय फिनिश होता है। यह अध्याय जो है यहाँ पर फिनिश होता है। कालक्रम, अब आगे जो इस अध्याय में लास्ट में दिया हुआ है कालक्रम। इस कालक्रम में जितनी भी चीज़ें दी हुई है मैंने आपको इस अध्याय में पूरी तरह से समझा दी है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो इस कालक्रम को आप छोटी सी एक रीडिंग लगा सकते हो बस। बाकी इसमें जो भी कालक्रम में दिया हुआ है मैंने आपको पूरे अध्याय में आपको पढ़ा दिया है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर अपना यह अध्याय खत्म होता है जिसमें हमने पूरी की पूरी जो वैदिक संस्कृति है उसको अच्छी तरह से डिटेल में समझा है, राइट। इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग्वेदिक काल के। चैप्टर नंबर 12 है ये, जो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे। ऋग्वेदिक काल मतलब वैदिक संस्कृति का एक पार्ट है ऋग्वेदिक काल, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, राइट दोस्तों। तो यहाँ इस वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 11 को करते हैं फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।